हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा आपका स्वागत है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे और लगातार व्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत इंस्पायर करने वाली बात है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण में विभक्तिकर और उसके मूलों की प्रकृति। जो हमारा वर्ग समीकरण होता है उसमें मूलों की प्रकृति यानी कि उसके दो मूल होते हैं, उसके मूल समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, इसके संबंध में बहुत से प्रश्न आते हैं और इसके बहुत सारे छोटे प्रश्न बनते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वर्ग समीकरण के इस पार्ट को हम कैसे समझ सकते हैं। ये फंडामेंटल चीज़ है आपकी, और फंडामेंटल चीज़ होने पर क्या है कि इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने यहाँ लिखा है ax² bx + = 0। ये आपका वर्ग समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। और d = b² - 4ac लिखा है। d होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? विभक्तिकर। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो डिसाइड करता है, जो निश्चय करता है कि मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, समान होगा कि असमान होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हमको ये पार्ट का ध्यान रखना है कि d = b² - 4ac ये विभक्तिकर है। ये आज के हमारे वीडियो का महत्वपूर्ण भाग है। और इसके बाद हमने दो मूल निकालते हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा = आप जानते हैं सूत्र से कि अल्फा = -b + b² - 4ac/2a है। और दूसरा है बीटा = -b - √b² 4ac/2a। यहाँ हम इसको दोनों प्लस माइनस करके लिखते हैं तो हमको एक साथ दिखता है। यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो अल्फा और बीटा दो मूल दिखेंगे। और इसके साथ साथ मैंने एक और परिवर्तन आप देखेंगे कि अल्फा = हमने -b + √d लिखा है अपॉन 2a, और बीटा = -b - √d अपॉन 2a लिखा है। दैट मीन्स यदि हम b² - 4ac निकाल लेते हैं या ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद यदि हमको आगे हल करना हो तो हम इन सूत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे यहाँ पर d का मान रखकर सीधे दो मूल अल्फा बीटा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यदि हमको d का मान निकालना है फिर समीकरण हल करना है तो हम पूरा फिर से हल करेंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि आप d का मान निकालते हैं और d के मान से पता चलता है कि मूल निकाले जा सकते हैं, वास्तविक हैं, ऐसी स्थिति में आप इन दो सूत्रों का प्रयोग करते हुए भी दो मूलों को अल्फा और बीटा को निकाल सकते हैं। अब एक पार्ट में आते हैं मूलों की प्रकृति। क्या होंगे मूलों की प्रकृति? यदि d = (0) है, यदि d छोटा है शून्य से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या है, ऋण 11, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 12, ऋण 31, ये ऋणात्मक संख्या यदि प्राप्त होती है हल करने के बाद, तो हम देखेंगे कि मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। मान उनको हम हल नहीं करेंगे और उसको छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट है यदि d = 0 निकल जाए। मान लीजिए आपने हल किया, b² - 4ac हल किया और मान 0 आ गया, आगे हम देखेंगे इसको, तो शून्य आ गया, तो वो फिर वास्तविक होंगे और मूल क्या होंगे? समान होंगे। इसके पहले एक वीडियो हमने दिखा है कि वर्ग समीकरण के दो मूल निकलते हैं और वो वास्तव में दो ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि वर्ग समीकरण और दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरा पार्ट यदि d > 0 है, d बड़ा है शून्य से, तो धनात्मक मान जैसे 11, 31, 12, 7, 19, 25 कोई मान निकल सकता है जिसका वर्गमूल भी निकले, तो वो स्थिति क्या हो जाएगा? यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा वो मान, और उसके मूल वास्तविक और असमान निकलेंगे, यानी वो वास्तविक होंगे और दोनों मान असमान होंगे। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि हम विभक्तिकर को पढ़ रहे हैं, वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं, वर्ग समीकरण हल करना चाहते हैं, तो हमको ये पार्ट बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यही एक पार्ट है b² - 4ac जो कि मूलों की प्रकृति को निश्चित करता है या डिसाइड करता है। ये डिसीजन मेकर पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि हम तीन पार्ट समझ गए हैं कि d का मान कैसे आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप कि यदि पहला एग्जाम्पल था आपका जो d का मान निकालने के लिए मैंने एक इक्वेशन लिया 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ a का मान है 2, b का मान है -3 और c का मान है 5। अब d का मान निकालेंगे तो b² मतलब -3 का होल स्क्वायर -4a मतलब 2 और c मतलब 5, तो d = हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9। विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर कि b का मान -3 है तो वो -9 आएगा। ऐसा नहीं है, b और c का मान, a का मान जो भी हो आपको कोष्टक बनाकर ही लिखना है। इससे मान धनात्मक हो तो धनात्मक लिखें, ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक लिखें। तो -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 9, और 4 × 2 × 5 कितना हो जाएगा? 40, 9 ऋण 40, ध्यान रखेंगे 9 ऋण 40, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, मान क्या आएगा? -31, ऋण 31 आ गया। ये हमारा पहला वाला दिखाता है मान क्या आ रहा है? d का मान <0 है। <0 मतलब यहाँ पर ऋणात्मक मान आ रहा है, तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक और असमान होंगे, और हम इसको आगे हल भी नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, इसका ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं x² - 4x + 4 = 0 है। ये एक समीकरण है, इसमें a = 1 है, गुणांक 1 है। कई लोग a का मान x² लिख देते हैं, x लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना है आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी चीज़ वहाँ पर है a, b और c हमेशा संख्या है ना कि x है, इसलिए a का मान यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, b का मान ऋण 4 और c का मान 4 होगा। d = -b² मतलब -4, b² मतलब -4 का होल स्क्वायर
4 इंटू 1 इंटू 4 तो -4² आ गया 16 और 4 गुणित 1 गुणित 4 ये भी क्या है 16 है। अब देखिए यहाँ पर आप कि 16 कट के क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो ये दूसरी स्थिति बताता है। यहाँ d बराबर 0 है, शून्य आ रहा है, तो मूल वास्तविक तो होंगे और क्या होंगे वो समान होंगे। d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक। आगे हम इसको हल करके देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो तीसरी स्थिति दिखाने के लिए हमने लिया है d इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये तीसरा समीकरण है, यदि 2x² - 6x + 3 = 0 हम लेते हैं और a बराबर यहाँ 2 निकलेगा, b बराबर ऋण 6 निकलेगा। आप 6 मत निकालिए, ऋण है तो ऋण ही रहेगा, और c बराबर होगा 3। अब d बराबर ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 कोष्टक में गुणित 3, तो ये हो गया 6 का वर्ग 36 और ऋण 4 दूनी 8 = 24। अब 36 ऋण 24 से d का मान क्या आएगा 12 आएगा, जो तीसरी स्थिति को बताता है कि d का मान क्या होगा धनात्मक होगा। ऐसी स्थिति में d इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब वास्तविक मूल्य निकलेंगे और असमान भी निकलेंगे। ये 3 पार्ट हैं जो आपको समझना है कि आपके समीकरण इन तीनों भागों के अंतर्गत ही रहेंगे। d का मान 0 से बड़ा होगा, d का मान 0 के बराबर हो सकता है, d का मान 0 से छोटा हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक हो सकता है। यहाँ हमने इसी समीकरण को यहाँ इस पार्ट में कंटिन्यूशन में आ रहे थे, इसलिए इसको हल भी कर दिया है कि यदि मान लीजिए आप d का मान 12 निकला है, तो ये देखिए मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ किया था कि आपको पुनः पूरा समीकरण हल नहीं करना है। अब हम इस 2 पार्ट का उपयोग करेंगे, b + √d और b - √d/2a का पार्ट का उपयोग करेंगे। तो यदि d का मान 12 निकला वास्तविक है, मतलब इसको हल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इसका पार्ट उपयोग करेंगे तो -6 + √12 लिखा हमने। 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, d = b² - 4ac होता है, उसका मान हम निकाल चुके हैं। हल होकर कितना है 12 आया है, तो अपान 2 × 2 आपका मान सीधे रखेंगे, यहाँ पर काम सरल हो जाएगा। अल्फा इक्वल हो जाएगा -6 + 2√3/4। इसको आगे मैं हल नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आगे हल करना आप। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा और 4 से घटेगा। फिर बीटा का मान निकालना है, तो -6 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यदि एक चीज़ हम देखें यहाँ पर, यदि हमने एक बार प्लस ले लिया, दूसरी बार हमको क्या लेना है माइनस लेना है। तो यदि हम यहाँ पर प्लस ले रहे हैं तो और माइनस ले रहे हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है। मूल अल्फा या बीटा हो या बीटा या अल्फा हो। -6 - √12/2 × 2 ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 - 2√3/4 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें से 2 कॉमन निकलेगा और आगे कटेगा। ये आपको हल करना है, इसको मैंने एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया है। फिर आप देखिए यहाँ पर कि दूसरा जो पार्ट था यहाँ पर, जिसमें कि d का मान यहाँ 0 आ गया था दूसरे वाले समीकरण में, इसको भी हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, अल्फा = -4 + √0 हो जाएगा और अपान 2 × 1, तो दैट इज अल्फा = -4/2, मतलब अल्फा = -2 और बीटा = -4 - √0/2, तो हो जाएगा बीटा = -4/2 और वो भी क्या आएगा बीटा = -2। आप देखेंगे -2 और -2। यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक निकलते हैं, वास्तविक निकले। दोनों संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है 2 और ऋण 2 है, वास्तविक संख्या है, और ये मूल क्या है समान है। तो इस तरह से हम जब समीकरणों को हल करते हैं, मूलों की प्रकृति हल करते हैं, मूलों की प्रकृति जान जाते हैं, तो हमको ये डिसाइड हो जाता है कि हमको समीकरण को आगे हल कर रहे हैं नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ऋणात्मक मान आता है, इसका ही मान जैसे यहाँ पर आया, ऐसे समीकरणों को हल नहीं करना है, केवल ये लिखना है कि मूल काल्पनिक है और असमान है। यदि हमारा 0 आता है तो आगे हल कर सकते हैं, यदि हमारा 0 से बड़ा मान आता है, d = 12 है, तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। आशा है कि आप लोग इसको आसानी से समझे होंगे, और जो आपका ऐसे क्वेश्चंस हैं उसमें कमेंट बॉक्स आप लिखिए जिसको अपन हल कर सकें। थैंक्स।